सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। साम के नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज का दिन मजदूर के नाम, आज का दिन पाकिस्तान के इस मेमार के नाम जो आग बरसते सूरज और सर्द तरीन हवाओं का मुकाबला करते हुए सिर्फ दो वक्त की रोटी की खातिर जंग लड़ रहा होता है। क्या सिर्फ एक दिन इस मजदूर के नाम कर देना काफ़ी होगा या अमली इक़दाम कुछ मज़ीद करने होंगे? इसलिए बात होती है कि क्या एक दिन मुख्तस करने से इसके घर का चूल्हा जल जाएगा या मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसके अलावा बात करेंगे कि जमहूरियत में अपोजिशन को वॉच डॉग का नाम दिया जाता है क्योंकि वो अवाम की आवाज़ बनकर हुकूमत को जवाबदेह बनाती है। अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ के सामने सीसा पिलाई दीवार बनती है और हुकूमत से ये सवाल भी करती है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लग रहा है कि मुल्क में अपोजिशन का नामो निशान तक नहीं है। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ की बात करें तो अवामी इशूज़ से ला ताल्लुक़ लग रही है। ना असेंबली में कोई अपोजिशन की आवाज़ नज़र आती है, ना असेंबली के बाहर। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक पेट्रोल जो अब तक की सूरत हाल है, पेट्रोल 147 जबकि डीज़ल 143 रुपये महंगा हो चुका है। महंगाई की सालाना बुनियादों पर शरह 10% क्रॉस कर चुकी है। एक साल में खुराक की कीमतों में 7% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है और एक साल में पानी, बिजली, गैस 16%, जबकि कपड़े, जूते 6% महंगे हो चुके हैं। LPG की बात करें जिसकी कीमतों में फ़ी किलो तकरीबन 250 रुपये का इजाफा हो चुका है। भारी भरकम जो बिजली के बिल है और ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब भी है जो कि सोलर की हौसला शिकनी भी हो रही है। और पाकिस्तान में जो किसान का इस्तेहसाल है या मुल्क भर में जो बढ़ते एड्स के केसेस हों या इन जैसे मज़ीद कौमी इशूज़ के साथ साथ आलमी बैंक पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक में आइंदा 10 से 15 सालों के दौरान लाखों नौजवानों को नौकरियां ना मिलने का खदशा हो। ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं, लेकिन मुल्क में अपोजिशन की अवामी इशूज़ पर कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती। और शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये पहली खुशकिस्मत हुकूमत होगी जिसके सामने अपोजिशन ही खेल रही है और सरकार अपने मज़े में है। इस खिला को पुर कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अवाम किससे अपने दर्द की दवा मांगेगी? दूसरी जानिब सियासी उफ़ुक़ पर उठने वाली या आने वाली अगर हम बात करें नई सियासी जमात भी है जिससे अवाम ये तवक्को और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो उसकी मसीहा बनेगी या वो जो खिला है उसको पुर करेगी, उसकी तकदीर बदलेगी। लेकिन उसने अभी फ़िलहाल अपोजिशन को ही तनकीद का हदफ बनाना बेहतर समझा हुआ है। इसकी क्या वजह है? आज के प्रोग्राम में कुछ अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 कि एक के बाद एक नया सियासी नारा अवाम की तकदीर कैसे बदलेगी। सवाल नंबर 2, अपोजिशन जमातों की कौमी इशूज़ पर मुसलसल खामोशी वजूहात क्या। और उसके साथ ये भी अहम सवाल है कि अपोजिशन के खिलाफ को कौन पुर करेगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जो आज हमारे सीनियर पैनलिस्ट हमारे तारुफ हमें ज्वाइन किया इसार राना साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। सैयद इकरारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर अवाम राज पार्टी। और उसके अलावा सफ़ीना खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसार राना साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ, आप सीनियर भी हैं। ज़रा फरमाइएगा कि जो मैंने बात की है या जो मैंने अपने इब्तिदाइया में बात की है, आप उससे एग्री करते हैं? दिस गवर्नमेंट इज़ प्रिटी मच लकी कि उनके पास कोई अपोजिशन नहीं है, अवाम के लिए तो कोई भी नहीं है जो उनकी आवाज़ उठाए। ये क्या मामला है और ऐसा क्यों है? नहीं, ये लकी नहीं है। इसको आप ये कहें कि पाकिस्तानी कौम बहुत बदकिस्मत है। जिस मुआशरे में से अपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाए उससे ज़्यादा बदकिस्मत मुआशरा कोई नहीं होता। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में अपोजिशन को कुचल दिया गया। और इसमें कुचलने में खाली हुकूमत या क्या कहते हैं वो पॉलिटिशियन नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना किरदार अदा किया, इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा किया और उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचल के रख दिया।
फिर बाकियों से माफिया मंगवा ली गई, कुछ को सजाएं हो गई। लेकिन इसार राना साहब, अपोजिशन इसार राना साहब, बात यह है कि आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप सेनेट में बैठे हैं, आप नेशनल असेंबली में बैठे हैं, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, आप बयानात भी देते हैं, आप जलसे भी अपने, चलो कम से कम अपने सूबे की हद तक आप वो भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं आवाम की बात तो उसमें हमें नज़र नहीं आती। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अगर मेरी आप बात जरा थोड़ी सी सुन लीजिए तो उसके बाद जो लोग रह गए वो लोग थे बचे खुचे जिनको सिर्फ अपनी जान बचाने, अपने मामलात के लिए, और पीटीआई की जो बाकी क़यादत है वो सारी कंप्रोमाइज हो गई। उन्हें पता है कि हम बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे, हम पे बोलेंगे तो मुकदमे बन जाएंगे, तो बेहतर ये कि जो जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने दें। और वो फिर चलने लग गया। वो पहली दफा नहीं हुआ, अयूब खान साहब के दौर में भी अयूब खान खुद सदर थे और उनके भाई अपोजिशन लीडर थे, कायदे हज़्ब इख्तिलाफ थे। पाकिस्तान में ये मॉडल हर जो हुक्मरान होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि आए जिसमें अपोजिशन उसके खिलाफ जो है ना कोई बात ना कर सके। और दूसरी बात, दुनिया में सबसे बड़ी अपोजिशन जो होती है वो होते हैं जर्नलिस्ट, जिनका काम होता है कि हुकूमत की गलतियों, कोताहियों, खामियों की निशानदेही करें, उन पर बात करें। आपने सहाफ़ियों को जो रगड़ा लगाया है वो भी कोई ढका छुपा नहीं है। आपने उनकी नौकरियां छीन ली, आपने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए, उनके अकाउंट है बंद कर दिए। ऐसा लगता है कि ये तो आपका शहबाज हुकूमत है, उसकी ख्वाहिश ये है कि उसकी किसी काम पे भी कोई बंदा बात ना करे और गलियां सुंजी हो जाए और बीच में मिर्जा यार कल ही फिरता है। अच्छा ठीक है। अच्छा इकरार, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा सफ़ीना से पहले बात कर लूं, क्योंकि वो हर बात पे नो की तरह गर्दन तो हिला रही हैं और आप पे तो बड़ी एक चार्जशीट है, तो ज़रा आपको वक्त भी दरकार होगा। तो ज़रा मैं जो इसार राना साहब ने बात की है वो सफ़ीना से इसका जवाब ले लूँ, फिर मैं इकरार आपकी तरफ आती हूँ। जी सफ़ीना, क्या आप इस बात पर, पहले तो ये बताएं, इस बात पर एग्री करती हैं कि देयर इज़ नो अपोजिशन, और फिर अपोजिशन को जो इसार राना साहब कह रहे हैं कि डेलिबरेटली ख़त्म किया गया, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, दे आर ऑल कॉम्प्रोमाइज, बट कॉम्प्रोमाइज होना भी तो उनकी अपनी विल है ना। नादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। इसार साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, हमें इनसे सीखने का मौका मिलता है। जो ही ये टीवी पर अपेयर होते हैं तो हम सोचते हैं कुछ ऐसी बात कहेंगे जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल्स बनेगी। आज इनका तज़िया सुन के मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। बदकिस्मती उस ऑपोजिशन के वोटर एंड सपोर्टर की है जिन्होंने उनको वोट बैंक के थ्रू पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया। उनका काम था कि उनकी आवाम के लिए, चले पूरे पाकिस्तान के लिए तो उनको कोई गर्ज नहीं है, एटलीस्ट जिन लोगों ने उनको वोट दिया उनके लिए तो जिंदा रहते। इसका मतलब है इनका एजेंडा जो है अवाम कभी भी नहीं रही, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के पीछे चैंटिंग करना, या शायद ये उसको ऑपोजिशन बोलते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ चढ़ दौड़ने को ऑपोजिशन बोलते हैं, या फिर ये शायद कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों पर हमला कर देना जो वो ऑपोजिशन है। तो आई एम सॉरी टू से, फिर इन लोगों को जमहूरियत का इल्म ही नहीं है। जमहूरियत का मतलब इनको किसी ने रोका है तहरीक इंसाफ को कि हुकूमत के खिलाफ या उनकी कारकर्दगी के खिलाफ बात ना कर सके? ये अपनी कोताहियां, अपनी महरूमियां जो हैं इनके अंदर है, क्योंकि ये नायल अपोजिशन है। इनको किसी ने नहीं रोका। रोज अडियाला के बाहर पहुंच जाते हैं, कोई जलसा भी कर लेते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज भी कर लेते हैं, टिकटॉक्स भी बन जाती है, हेलीकॉप्टर की राइड भी हो जाती है, तब तो इनको कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं डराती। गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं सफीना, इनको कोई हुकूमत अडियाला के बाहर गन पॉइंट पे नहीं कहता कि साइड पे हो जाए। सफीना, अडियाला के बाहर गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। नादिया, किस जमाने में गिरफ्तारियां नहीं हुई? मेरा तो बिलीव है जो डर गया वो फिर वो हट जाए ना। बुज़दिलों का क्या काम है मर गया से कहते के लिए बोलने की नहीं वही तो मैं कह रही हूँ ना कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अच्छा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये बात ठीक है कि जब आप पाकिस्तान को, हाँ, जब आप सियासत में आ गए, जब आप पार्लियामेंट के अंदर चले गए, जब आप अपोजिशन बेंचेस पर बैठ गए, तो फिर या तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप घर चले जाएं, अदरवाइज ये तमाम में आपको ये तो वही बात नादिया, ये वही बात है ना कि हमें मारेंगे तो हम जमहूरियत कैसे लाएंगे। ट्रू है, एग्जैक्टली। अच्छा इकरार साहब, अब आपका मामला ये है कि आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की जमात भी बना ली है, जितना मैं उसको सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, लोग आपको ज्वाइन भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा शिकवा हम तो ये अपोजिशन और जो गवर्नमेंट का कर रहे हैं वो अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है अभी आपकी जो है वो नई जमात है तो अभी आप लोग पार्लियामेंट का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन मामला ये है कि कोई भी जमात जब बनती है, इवन जब पीटीआई भी थी, वो हुकूमतों को क्रिटिसाइज़ करती है। ऐसा लगता ये है कि हुकूमत को तो आप एक कोई एज है या आई डोंट नो, आप हुकूमत को तो एक सेफ पैसेज दे देते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी मरे हुए हैं आप उनको और मज़ीद मार रहे हैं। यानी आपकी जो तमाम तर तनकीद है उसका महवर जो है वो पीटीआई है, बजाय इसके कि अवामी इशूज़ पे आप बात करें और हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत पर तनकीद करें।
इकरार। अच्छा, पहले तो नादिया ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि हम हुकूमत पर तनकीद नहीं करते, चाहे मरीम साहिबा का 11 अरब का जहाज़ हो, चाहे पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना हो, चाहे ये सोलर पॉलिसीज़ के पैदर पे वार हो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, गैस की बंदिश और ज़ाहिर है लोड शेडिंग हालिया दिनों में जो भी अवामी मसाइल है हम कोशिश करते हैं उन पर बात करने की। लेकिन आप हमारा नैरेटिव और नज़रिया समझने की कोशिश कीजिए। हम समझते हैं कि इस मुल्क में 78 साल में ये अपोजिशन और हुकूमत का तो मामला रहा ही नहीं। ये सबके सब एक लोग हैं, चाहे कोई एक वक्त में अपोजिशन में होता है, कोई एक वक्त में हुकूमत में होता है, वही अगली बार अपोजिशन में होता है और वो जो अपोजिशन में होता है वो हुकूमत में चला जाता है। तो ये सारे के सारे एक निज़ाम के कल पुर्जे हैं जो कि इस्तेमारी निज़ाम है इस मुल्क का। 25 साल इमरान खान साहब इस निज़ाम के सपोर्टर रहे, आज वो उस निज़ाम के हदफ पर हैं। ज़ाहिर है हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन आज जो इस वक्त निज़ाम के सपोर्टर हैं कल वो इस निज़ाम के हदफ पर थे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ज़रूर तवक्को कीजिए सहाफ़ियों से और सियासी जमातों से कि वो महंगाई पर बात करें, नाइंसाफ़ी पर बात करें, लाकानूनियत पर बात करें, गुर्बत बेरोज़गारी पर बात करें, मईशत पर बात करें, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो अलामात हैं। आप इमरान खान के जेल जाने की मजम्मत करते हैं या उनके ऊपर जो किस चीज़ की आप मजम्मत कर रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो है कि इमरान खान सिस्टम के खिलाफ नहीं है, ज़ाहिर सिस्टम का हदफ जरूर है, लेकिन वो अगेन सिस्टम का हिस्सा ही है। ये सब के सब लोग वक्ती तौर पे आपने कहा मुजम्मत करते हैं, तो मैं पूछ रही हूं आप किस चीज़ की मुजम्मत करते हैं? खान साहब के जेल जाने की? मैं हमेशा समझता हूँ कि इमरान खान साहब जेल में है वो इस बुनियाद पर नहीं है कि उन पर जो कायम मुकदमात है, फिर तो आपको उनकी रिहाई के लिए कैंपेन चलानी चाहिए कि उनके साथ गलत हो रहा है। करवा रखा जाए। जी, हम बार बार नादिया हम बार बार यही कहते हैं कि अवाम राज तहरीक ही वो प्लेटफॉर्म हो सकता है कि जो इंशाल्लाह इमरान खान साहब को रिहा करवा सकता है। उनकी पार्टी की हालत तो आप देख रही हैं। हम यही बयानियां बार बार और यही नजरिया बता रहे हैं कि जब तक आप निजाम के मुकाबले में एक निजाम और इदारे के मुकाबले में एक इदारा नहीं बनाएंगे तब तक इमरान खान साहब की रिहाई समेत कोई मसला हल नहीं होगा। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। इसार राना साहब, आपको अवाम राज पार्टी का एक मंशूर पता चला कि अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, अगर आप उनको स्ट्रेंथन करेंगे तो वही पार्टी है जो इमरान खान को जेल से बाहर निकालेगी। सर, तो पीटीआई सपोर्टर्स को तो फिर सबको सपोर्ट करना चाहिए, इनके पीछे चलना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक सर? देखें, तो ना इकरार मैं इसे अपने छोटे भाइयों की तरह समझता हूँ और मैंने तय किया था कि मैं इकरार के लिए कभी अब सख्त लहजा नहीं इख्तियार करूँगा। तो हर शख्स को हक का ज़िले सियासत करने का और इन्हें बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब नए भी इनके ऊपर को 200-250 मुकदमा ठोकेगा ना तो फिर मैं इनके अवाम और राज और तहरीक तीनों को पूछ लूँगा कि कहाँ थे। आप डरा रहे हैं इनको? नहीं, डरा नहीं रहा, आने वाले वक्त का नक्शा दिखा रहा हूँ। नहीं, जब आप ये कहते हैं कि इन्फेक्शन पे आप बात करते हैं तो जरा हिम्मत करें, इन्फेक्शन की वजह पे बात करें, जिम्मेदारों पे बात करें, वायरस पे भी बात करें। नहीं, सुन लेना, आप इस बात पे तो बात कर रहे हैं कि ये टूल है इमरान खान और ये शहबाज शरीफ टूल है, तो जिनका टूल है उन पे क्यों नहीं बात करते आप? करें हिम्मत, बात करें। अभी इसी प्रोग्राम में बात करें कि 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान के अंदर ये नर्सरियां कैसे हजार बार कर चुका इसार साहब, कैसे कभी हजार बार कर चुका हूं, आपकी नजर से नहीं गुजरा। कभी कोई कैसे मसनद शहूद पे आ जाते हैं और वो होता है। इस पे बात करें, मैं मान जाऊंगा आपको। और तीसरी बात, सफीना यहाँ बैठी है, उनकी मेहरबानी है भाई, उन्होंने मुझे सीनियर कहा और कहा कि मुझसे सीखती हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और अल्लाह ना करे कि इस प्रोग्राम में कुछ सीख के उड़ जाऊँ मैं उनसे। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि वो जो आप कह रहे हैं ना वोटर की बदकिस्मती है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। वोटर की बदकिस्मती है कि 8 फरवरी को जिनको वोट दिया था वोटर ने, उन लोगों को इख्तिदार नहीं मिल सका। ये उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि उनको इख्तिदार ही नहीं मिल सका जिनको 8 फरवरी को उन्होंने वोट दिया था। और वो लोग आगे बैठकर वो फिर इंतकाम ले रहे हैं कि तुमने हमें नहीं जितवाया था, तुमने हर जगह से हमें हरवाया था, अब हम तुम्हारी जिंदगी हराम कर देंगे। इतना तुम पे महंगाई। इसार राना साहब, वजूहात जो भी हैं ठीक है, जायज़ है, मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं उनको जस्टिफाई कर रही जो उनके साथ हुआ, बट अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर आपको कोई हक ही नहीं है उस कुर्सी पे बैठने का। पार्लियामेंट के अंदर कहता हूँ कि वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं ना। और क्या कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो मुकदमों से जिनको नहीं डाला गया, जिन पे सजाएं नहीं हुई, जिन्हें भागना नहीं पड़ा, जिन्हें माफिया नहीं मांगनी पड़ी, वो बैठ गए कंप्रोमाइज होके। अपोजिशन तो अडियाला के अंदर बंद है,
1000 दिन हो गए अपोजिशन को तो अडयाला में बंद हो गए। चले, ये तो वो लोग हैं जो उस ठीक है। अपोजिशन के नाम पे मौजे कर रहे हैं। मैं तो इन्हें अपोजिशन मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, अब मसला ये सफीना के इस मुल्क में अगर ये जमहूरी निज़ाम है तो इस मुल्क में हुकूमत तो है, लेकिन इस हुकूमत में कोई अपोजिशन नहीं है। अब अगर हम बात करें अवाम राज पार्टी की, जो इकरार साहब ने कहा भी, जब मैं सोशल मीडिया उठाती हूँ और जब मैं, अब मुझे नहीं पता कि वो एक डेलिब्रेट मूव है या इनडेलिब्रेटली, क्योंकि उन पे अटैक पीटीआई शायद ज़्यादा कर रही है तो उनके जवाबात भी अगेंस्ट पीटीआई ज़्यादा आते हैं। क्या आपको भी ये लगता है? अदरवाइज़ ये कि फिर क्या अपोजिशन हमारे मुल्क में नहीं है, तो इज़ इट अ रियली ट्रू डेमोक्रेसी? आप तो यूके से आई हैं जहाँ पर एग्जैक्ट जो एक्चुअल डेमोक्रेसी है वो उसकी एक एग्जाम्पल है। नदिया, मुझे हमेशा एक चीज़ पे एतराज़ रहा है, जो मोहब्बत होती है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है, चाहे उसके सामने जो है नाहलियाँ हूँ, जेलें हूँ, या आपको सियासत से आउट करना हो। अगर आपको अपने वतन से मोहब्बत है तो आप इस चीज़ से डर नहीं जाएंगे कि मुझे ये टारगेट किया जा रहा है तो मैं चुप कर जाऊँ, मैं साइलेंट हो जाऊँ। हमारे पे, मेरे पे तो हर पार्टी की तरफ से टारगेट होता है, मेरे ऊपर नून लीग की तरफ से टारगेट हुआ, पीपल्स पार्टी की तरफ से टारगेट, अरे हमारे पर तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से टारगेट हुआ। नून लीग तो आपको बड़ा ओन करती है सफीना, नून लीग तो आपको बड़ा ओन करती है। आप तो मरियम की तस्वीरें रख के उनकी जो है वो तारीफों के पुल बांधती है। वो मुझे पर्सनल पसंद है, वो मुझे पर्सनली पसंद है। और जो वो अच्छा काम करती है वो मजबूरी में मुझे उनकी तारीफ करनी पड़ती है। नून लीग हर चीज के ऊपर मुझे माजी में बहुत, सफीना माजी में मरियम पे बहुत तनकीद करती रही है, बड़े बड़े सख्त जुमले कहती रही है, लेकिन अब जरा माशाल्लाह बेहतरी आ गई है इनमें। नहीं, मेरे में कोई बेहतरी नहीं आती है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस वक्त जो है वो मरियम नवाज एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी। अब मरियम नवाज एज ए सीएम बाकी सूबों से बेहतर काम कर रही है। मैं बुग़्ज़ लेके, मैं पर्सनल एजेंडा लेके नहीं चलती हूँ किसी के खिलाफ भी। इसीलिए माजी में जब इमरान खान साहब को फोर्सफुली एविक्ट किया गया था इस सिस्टम से, आई वाज द ओनली वन जो पूरी स्पेसेस में खड़े होकर आल ऐलान बताती थी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग पीटीआई समेत सब लोग डर के मारे मेरी स्पेसेस से भागते थे कि ओहो ये सफीना क्या कर रही है, हमें लड़वाना चाहती है। मैंने हमेशा सच बोला है, मेरा बोला हुआ सच। अच्छा सफीना, मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन नहीं है। अब जिस तरह से साराना साहब कह रहे हैं कि बात यहाँ पे डर की भी नहीं है, बात ये कि दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब तो आप अच्छी तरह से समझती ही होंगी। तो अब इसका हल क्या है? इज इट अ फेस ऑफ एक्चुअल और रियल डेमोक्रेसी? नदिया, बात सुने कि ये जो कह रहे हैं ना कि कंप्रोमाइज है, तो छोड़ देना, कोई ऐसा शख्स वहां से निकाले जो एटलीस्ट आवाम की आवाज तो बने। आप आवाम के लिए कुछ बोले तो सही। रोज जिसका जो दिल करता है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कोई ना कोई अपना फैसला मुसल्लत कर लेता है। अगर हुकूमत कुछ अच्छे काम कर रही है तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जहां आवाम के लिए बुरे फैसले किए जा रहे हैं उसको मैंने क्रिटिसाइज नहीं करना, आपने क्रिटिसाइज नहीं करना। हम एक हद तक जाके क्रिटिसाइज करते हैं। मैं तो सवाल पूछने पर टीवी चैनल से निकाली भी गई हूँ। मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि फलां को उठ के करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट का काम है, वो उन्होंने जो करना है। पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट होती है, उन्होंने अपनी रियासत को सबसे ऊपर देखना होता है। बदकिस्मती के साथ नादिया, हमेशा हमारी एस्टैब्लिशमेंट को मुर्दे जो है वो इल्जाम ठहराकर सियासतदानों को एक सेफ एग्जिट दिया जाता है। मैं इस चीज से एग्री नहीं करती हूँ। मैं कोई उनके पेरोल पे नहीं हूँ, ना ही मैंने खुदा ना खास्ता किसी की वजह से कोई फायदा उठाया, ना ही किसी पॉलिटिशियन की वजह से, ना ही किसी और की वजह से। हाँ, हमेशा विक्टिम जरूर बनी हूँ, लेकिन मैं रोती नहीं हूँ। मैंने जो करना है वो मैंने करते रहना है। किसी की पनिशमेंट, किसी की सजा, किसी की गालम क्लोज मुझे अपने वतन से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकती। जो हमारे इकरार साहब है, इनकी पॉलिसी भी आप देखें ना, ये पीटीआई को अपने साथ भी रखना चाहते हैं। शायद इनको लगता है कि उनका वोटर एंड सपोर्टर इनकी स्ट्रेंथ बन सकता है। इमरान खान पाकिस्तान की रिहाई का सबसे बड़ा मुद्दा कब से बन गया, मुझे तो ये समझ नहीं है। वो अपने जुर्मों की सजा भुगत रहे हैं, उन्होंने कुछ जुर्म किए हैं, वो जेल में हैं, पाकिस्तान की अदालतें हैं देखने के लिए। अब इकरार हसन साहब भी जो है उनकी आजादी की मुहिम लेके चलेंगे तो फिर अवाम कहाँ जाएगी? अवाम क्या इसलिए आएगी क्योंकि उन्होंने नहीं, आप कह रहे हैं कि उनकी नजरें इकरार क्या वाकई खान की, तो पाकिस्तान की आवाम की बात कौन करेगा? इकरार, अच्छा मैं जरा इकरार से पूछ रही हूँ, इकरार क्या आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो पीटीआई के वोटर और सपोर्टर है? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है वो बड़ी तादाद में है, पाकिस्तान में ज़्यादा मकबूल है इमरान खान साहब, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो ऑफ कोर्स आप अपने नए नज़रिए को, नई तहरीक को, नए पैगाम को ज़्यादा लोगों तक पहले पहुंचाना चाहते हैं, उन पर ज़रा ज़्यादा बात करते हैं और ज़ाहिर उस तहरीक के मुकाबले में ज़्यादा मुआवजना करते हैं। बाकी जो सफ़ीना ने कहा कि इमरान खान साहब अपने जुर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, तो फिर ये नवाज शरीफ साहब पर जो केसेस हुए थे, हम उनको भी फिर सारे बेऐने ही सही तस्लीम कर लें। इमरान खान अगर 1000 दिन हो गए मुकम्मल उसे अडयाला के अंदर और वो खड़ा है, अगर वो उनका हिस्सा होता तो आज माफ़ी मांग के लंदन या जद्दा में जाके बैठा होता।
आज वो यहाँ पे अंदर जेल में बैठ के अपनी बीवी के, अपनी आंखों के सामने अपनी और अपनी बीवी की आंखें जाया होते हुए ना देख रहा होता। आप इस बात को तस्लीम करें कि जो सियासी जद्दोजहद इमरान खान ने की है 1947 से लेकर आज तक किसी लीडर ने नहीं की। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ इसार राना साहब आपसे। संत लेके जा रहे हैं इसार राना साहब, एक सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ, जिस तरह से ये बात हो रही है कि चूंकि पीटीआई का वोटर ज्यादा है इसलिए हम उसको पहले टारगेट कर रहे हैं, या जो हमारा टारगेटेड ऑडियंस है और उस पर आप जो भी चीज़ें, जो स्ट्रैटेजी है। अब मैं थोड़ी सी स्पेसिफिक हो रही हूँ, लेकिन क्या करें, जब अपोजिशन का नामो निशान नहीं है तो एक नई आती है अपोजिशन पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। आप नहीं समझते इसार राना साहब कि गवर्नेंस के मामलात पर बात होनी चाहिए? सिंध के जो गवर्नेंस के मामले में है, जब आप बजाय इसके कि आप किसी पॉलिटिकल लीडर को या पॉलिटिकल पार्टी को या उसके वोटर सपोर्टर को टारगेट करें, बेहतर ये है कि अवाम के इश्यूज जिन पे कोई बात करने वाला नहीं है, अवाम की नफ्स पे हाथ रखें, अवाम के इश्यूज पे बात करें। आपको किसी को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, अवाम खुद ब खुद आपके पीछे चलती चली आएगी। इसार राना साहब, योर टेक। नहीं, देखें, बात को समझें। इश्यूज जब हम बात करते हैं तो इश्यूज के जो जिम्मेदार होते हैं उन पे ही बात करेंगे ना। मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर जब हम ये कहते हैं कि गुड गवर्नेंस हो रही है और मैं ये कहता हूँ कि आए मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ सड़कों के ऊपर लोग अपनी फैमिलियों के साथ भीख मांग रहे हैं। आज यौम मई है ना, मजदूर डे है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे मजदूर अपने सेठों को पालते हैं। वो मजदूर थक के जब पानी की बोतल पिएगा तो टैक्स देगा, उसके बाद चाय पिएगा तो टैक्स देगा, मोटरसाइकिल पे बैठेगा तो टैक्स देगा, सड़क पे जाएगा तो टैक्स देगा, घर जाके बिजली चलाएगा तो टैक्स देगा तो टैक्स देगा। जो ये सारी चीजों के टैक्स दे रहा है वो सब ऊपर बैठे हुए मुफ्त ले रहे हैं। वो चाहे क्या नाम है, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सियासतदान हो, इन सबको क्यों फ्री मिल रही है? अगर मेरा मजदूर यौम मई वाले दिन शदीद मई की गर्मी के अंदर यहाँ पे आग के अंदर तपते हुए सड़क के ऊपर काम करके आ रहा है और उस पे वो बिजली के भी बिल देगा, गैस के भी देगा, तो तुम क्यों नहीं देते? अच्छा, ठीक है, ये बात, ये आपका वैलिड पॉइंट है। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। सफ़ीना, अब जिस तरह से हम कह रहे हैं कि या तो अपोजिशन डर गई है या अपोजिशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहरहाल दे आर नोवेयर। अब अगर हमारी एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर हम एक नई आने वाली पार्टी को देखते हैं, और कोई भी XYZ नई आने वाली पार्टी हो, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली उनको हिट करें, उनकी नब्स पे हाथ रखें, उनके इश्यूज़ पे बात करें। सिंध का मामला है तो आप बेशक पीपल्स पार्टी, लेकिन उसके साथ साथ आप उनकी गवर्नेंस के मामलों पे बात करके अवाम के साथ जाएं, अवाम के इश्यूज़ पर, तो आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगी। लेकिन बहरहाल ये बात तो है, इकरार साहब कह रहे हैं कि चूँकि वो सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में है PTI की, इसलिए वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है। सफ़ीना, नादिया, फिर वही बात करूंगी कि इकरार साहब ने इजी टारगेट चूज किया है कि वो चाहते हैं कि शायद इमरान खान के जो वोटर एंड सपोर्टर है वो इनका वोटर एंड सपोर्टर बन जाएगा। तो ये फिर बिल्कुल गलत राह पे चल रहे हैं। कैसे बनेगा? इतना आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनको हेड ऑन ले रहे हैं, तो वो कैसे बनेगा? नहीं, देखिए, अगर क्योंकि वो एक चंक ज्यादा है और वो गुमराह कुन चंक है, अगर एक ऐसा शख्स जिसको अगर पाकिस्तान की आवाम ने वोट दे ही दिया तो क्या उसको हक भी हमने दे दिया कि वो हमारे पाकिस्तान की रियासत पे हमला करवा दे? क्या उसको ये भी हक दे दिया कि वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े? क्या उसको ये भी हक दे दिया कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मलाइन करता फिरे? वोट देने का मकसद ये किसने कह दिया कि आप मेरे ऊपर, अगर मैंने इमरान खान को वोट सपोज कह रही हूँ नहीं दिया तो वो मेरे पाकिस्तान को मलाइन करने का बायस बने? ये कहाँ के मिथ है? इस्टेब्लिशमेंट को आप बार बार एक चीज कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ, कौन सी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट नहीं है? कौन सा वजीर आजम, कौन सा प्रेसिडेंट अपनी इस्टेब्लिशमेंट को सुने बगैर जो है वो नहीं चलता? कौन से ऐसी हुकूमत है जो पूरी दुनिया में, मुझे एक मुल्क बता दे कि जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड दिए बगैर कोई फैसले करती हो? ये पाकिस्तान के अंदर रीत है, क्योंकि ये सियासतदान जो है वो मादर पीदर आजाद हैं, अपने बाद अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, उनके बाद अपने माँ बहन भाइयों रिश्तेदारों को लाना चाहते हैं। क्या आप और मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते? ये सोच ही गुलामाना सोच है कि हम हैं तो सब कुछ है। अरे क्यों भाई, आप भी नादिया आ सकती हैं, हमारे एसआर साहब भी आ सकते हैं। इकरारुल हसन ने तो शुरुआत कर दी, लेकिन इकरारुल हसन सिर्फ एक चंक को टारगेट कर रहे हैं। मुझे इससे एतराज है। क्या ये मुझे इंस्पायर नहीं करना चाहेंगे? क्या ये नादिया, क्या ये PMLN की ऑडियंस को टारगेट नहीं करना चाहेंगे? क्या वो बेवकूफ लोग हैं जो इस दुनिया में इतने आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी की टारगेट ऑडियंस जो है इनकी टारगेट नहीं होनी चाहिए? सिर्फ एक चंक को, क्योंकि वो शायद सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस है, वो इनको सपोर्ट मिलेगी, लाइमलाइट मिलेगी। इससे ज्यादा बट वो उनका जवाब मैं लूंगी। जरा इसार राना साहब जी, आप कंप्लीट कर लें बात। मैं ना सफीना की बात की तायद करता हूँ।
कि ये बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद उसका बेटा, उसका चाचा, उसका पोड़म, ये एक वाकई रवायत खत्म होनी चाहिए। सफीना, आप हिम्मत करके ना ये शरीफ फैमिली को जरूर समझाएं। दूसरी बात ये जो फायदे लेते हैं वो समझाएं, वो जो फायदे लेते हैं वो समझाएं। मैं तो किसी से फायदा नहीं लेती, मैं तो जब बोलना मैं क्या सारी दुनिया का बोझ मैंने ही उठा लिया, आप लोग भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा है ना। करें टारगेट, क्या मैंने ही पूरी दुनिया का बोझ उठा लिया है कि मैं ही करूंगी ये सारे काम? आप लोग भी तो हिम्मत करें ना, आप लोग भी बात करें उनसे। मेरी बात तो सुन ले, मैं तो हिम्मत कर रहा हूँ तो यहाँ बैठ के सारा कुछ उनके खिलाफ बात करता हूँ ना। मेरे में हिम्मत है तो मैं यहाँ बैठ के बात करता हूँ, मैं लंदन में बैठ के नहीं बात करता। दूसरी बात मैं यहाँ पे भी बैठ के बात करती हूँ, मैं लंदन में भी किसी अच्छी बात है, आप करती है तो बहुत अच्छी बात है। आप सोशल मीडिया से डरते होंगे सारे के सारे, मैं तो उनसे कभी भी नहीं डरी, मैंने उनको कभी हवा बनाया ही नहीं, वो मुझे नहीं चुप करवा सके। डस्टबिन उनके अंदर मैं जरा दोबारा नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, आप यानी मेरी आप इस बात से मुत्तफिक हैं, मेरी इस करारदाद के साथ खड़ी है कि नवाज शरीफ साहब को नहीं चाहिए कि उनके बाद उनकी बेटी आए या उनका भतीजा या उनका भाई अब आ गया, वो तो नहीं है, वो नहीं अब उनके भाई हैं। मेरी इस बात से एग्री करती हैं ना? एग्री करती हैं? मैं तो कहती हूँ कि आप क्यों नहीं आते, आप भी आए ना, हिस्सा डालें। एग्री तो करें ना। ये बहुत इसार राना साहब आ रहे हैं, वो पहले मेरे साथ एग्री तो करें। मैं क्यों करूँ, मैं तो एग्री कर चुकी हूँ, मैं तो बार बार कहती हूँ, मैं तो बार बार क्योंकि जमहूरियत। एक मुझे बताएं कि वेस्ट, आप मुझे लंदन की बात करते हैं, हमारे वेस्ट में, हमारे वेस्ट में एक सेकंड में एक चीज ऐड करूं, नादिया एक छोटी सी चीज ऐड करूं। वेस्ट की आपको लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए। वेस्ट के अंदर अगर किसी शख्स के ऊपर एलिगेशन लगता है, पर लाइफ वो सियासत से आउट हो जाता है, जेल जाना यानी कि पर लाइफ वो बैन हो जाता है पॉलिटिक्स से। सफीना, ना भूलिए कि हमारे वजीर आजम पे फर्दे जुर्म आयद होनी थी मनी लॉन्ड्रिंग की बेअकल 16 अरब जिस दिन उन्होंने ओथ लिया है वजीर आजम का। तो हम तो ख्वाब ख्याल में भी डेमोक्रेसी का नहीं सोच सकते। असल में जो बात हो रही थी ना कि आप इश्यूज पे क्यों नहीं बात कर रहे, आप गवर्नेंस पे क्यों नहीं बात कर रहे, जिससे सफीना कह रही है कि एक चंक है उसको आप टारगेट बना रहे हैं। कराची में आप रहे हैं, सालों साल आप रहे हैं, कराची के हालात आप देखें, जाए ना आवाम के साथ खड़े हो, आवाम के साथ खड़े हो, यूनिवर्सिटी रोड बनवाएं, पानी दिलवाएं, फला चीज़ करें, गैस के, बिजली के बिल, लोड शेडिंग, ये मामलात पे बात क्यों नहीं हो रही है? जी नादिया, मेरा ख्याल है शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा। हम कराची की एक यूनियन काउंसिल में एक गली में जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लांढी, कोरंगी, औरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, बल्दिया टाउन, यू नेम एनी टाउन ऑफ कराची, और वहाँ अवाम राज का काम भी हो रहा है, वहाँ के इश्यूज़ पर भी बात कर रहे हैं। हाल ही में आप ही ने वो देखा होगा जब गुल प्लाजा का सान्या हुआ, मैं शायद सबसे बड़ी और सबसे लाउड आवाज़ था कि फायर ब्रिगेड कहाँ थी, और वो उसमें बल्कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से वहाँ झड़प भी हुई और उस पर भी बहुत ज़्यादा हंगामा बना। तो हम तो हमेशा आप गवर्नेंस पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ गवर्नेंस पर बात करने के साथ साथ हम जरा ज़्यादा बुनियादी इशू पर बात करें। और बुनियादी इशू क्या है जिसकी राना साहब ने आधी तवज्जो मबजूल करवाई, यानी नहीं मौरूसियत, यानी बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद भाई, भाई वगैरह। लेकिन उसके साथ साथ उतना ही बड़ा प्रॉब्लम है शख्सियत परस्ती। आपको इन दोनों चीजों से जान छुड़वाना होगी, शख्सियत परस्ती से भी और मौरूसियत से भी। यानी ये नहीं हो सकता कि कोई शख्स या कोई खानदान 30-30, 40-40 साल सियासी जमातों पर काबिज रहे तो हमारी सियासत में की तवक्को करें। इकरार देखिए, अगर कोई आपकी पार्टी में आएगा ना, टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई आपकी पार्टी में आएगा तो वो इकरार की वजह से आएगा, बिकॉज यू आर अ फेस। ठीक है, दूसरी बात जी नहीं नादिया, हम तो नजरिए पर लोगों को कायल कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इकरारुल हसन तो सारी जिंदगी हलफ देता है, अल्लाह और उसके रसूल की कसम खाता है कि कोई ओहदा नहीं लेगा, किसी मनसब पर नहीं होगा, कोई फैसले का इख्तियार अपने पास नहीं रखेगा। अच्छा चले, मुझे आखिरी बात करने दे, जिसकी सफीना ने बात की थी। मुझे आखिरी बात करने दे। इकरार मैं आपसे पहले भी पूछना चाह रही थी, आई मिस, ये जो एयरपोर्ट पे FIA के एहलकार वाला मामला हुआ, क्या आप इस पे शर्मिंदा हैं? शर्मिंदा इन अ सेंस कि उसकी हैंडलिंग गलत हुई, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और मुझे ये भी कंफर्म करें कि जो खबरें आ रही हैं कि उनको नौकरी से हटा दिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? पहले जरा हैंडलिंग पे बात कर लें। हैंडलिंग पे बात खबर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी, और उन्होंने भी उसको रिजेक्ट कर दिया कि वो खबर दुरुस्त नहीं है, वो अपनी नौकरी पर है। हैंडलिंग पे बात कर लें। आप हैंडलिंग की बात जब आप प्रोग्राम कर रहे थे ना, तो आपकी चढ़ाई अच्छी लगती थी। इकरार
यही प्रॉब्लम है ना, वही चढ़ाई तब अच्छी लगती थी, अब जाहिर है चूंकि पॉलिटिकल नैरेटिव आपका और मेरा मुखालिफत रखता है तो उसकी बुनियाद पर वही बात आपको बुरी लगती है। लेकिन ऑफ कोर्स हम सारे इंसान हैं, हम सब में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद रहती है, लेकिन वहां मैंने किसी बदनीयती से नहीं किया। वहां मेरा यह ख्याल है कि कोई भी अपनी माँ बहन और बेटी के साथ होता और कोई भी यूनिफॉर्म वाला ऑफिसर इस तरह का पॉलिटिकल कमेंट करता, आपकी तस्दीक और तस्दील के लिए कोई भी इंसान वैसा ही रिएक्ट। क्या ये बात सही है कि उन्होंने आप पे कोई कमेंट नहीं किया था, उसने अपने कॉलीग से ये बात की थी? इज दिस ट्रू? मैं अब यहाँ पर अपने कोलीग को मेरे साथ बैठे हुए मैं इनसे कहूं कि नादिया बहुत गलत है, बहुत बुरी है, बहुत नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ, आपको तो उन्होंने कोई रिमार्क्स पास नहीं किए थे। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन आप शर्मिंदा हैं। चलिए, मैं कहती हूँ इस डिटेल में भी नहीं जा रही, इस डिटेल में भी नहीं जा रही। क्या आप शर्मिंदा है कि हैंडलिंग गलत हुई? नहीं, ये तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है नादिया, ये तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है कि मैंने अपने कुलीग से बात की थी। अब मैं अपने कुलीग से बात करते हुए आपको गाली दूं तो आपको कैसा लगेगा? और बाद में कहूं मैं आपसे तो बात नहीं कर रहा था, मेरा तो कुलीग बैठा आप कहते हैं आपने सही हैंडलिंग की? आप इतना लाउड कि सारे लोग ये बात सुन। आप समझते हैं आपकी हैंडलिंग ठीक थी? बिल्कुल सही हैंडलिंग की, और मैं समझता हूं कि 1,00,00,000% ठीक थी। और अगर ये नहीं किया जाएगा तो कल आप लाइन में खड़ी होंगी अपनी फैमिली के साथ, आपको भी तस्दीक का निशाना बनाया जाएगा। मतलब जवाद अहमद से मिलाना आपकी तस्दीक है? हिमायती अफसर होगा, जवाद अहमद से मिलाना आपकी तस्दीक है? जलील कहना, जवाद अहमद को जलील कहना, मुझे उस जलालत से मिलाना और उससे पहले गाली देना, जिसकी मैं बार बार बात नहीं करता और नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है जी। लेकिन नादिया, मैं लास्ट कमेंट सर, इकरार को एक मैं मशवरा दूंगा। हाँ। और वो ये है कि आप अब सियासत में आ गए हैं, अपना हौसला बड़ा करें। आप एक मुलाजिम के साथ आपने अपनी वीडियो बनवाई, वो ऐसा लग रहा था कि प्लान्ड वीडियो, जब मैं आप आर्ग्यूमेंट और गुस्से हो रहे थे तो आपका कोई दोस्त वो वीडियो बना रहा था। अब बड़े हो, ग्रो अप। अब ये आप इंडिविजुअल्स के साथ आप इतना कुछ इमरान खान और उसकी अहलिया के लिए और उसके बच्चों के लिए कहते हैं, आपसे एक जुमला नहीं बर्दाश्त हुआ, आप में इतना हौसला नहीं कि एक जुमला सुन सकें आप। चले, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट का मशवरा है। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब आपका भी, और इकरारुल हसन आपका भी, सफीना का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहरहाल जो अपोजिशन की बात थी वो किला बरकरार है और पता नहीं वो कब तक रहेगा, और जब तक वो किला रहेगा अवाम इसी तरह महंगाई की और दीगर जो उसके साथ हो रहा है उसकी चक्की में पिसती रहेगी, और उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।